हेलो एंड गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है पल्लवास डायनेस्टी एंड चोलास डायनेस्टी। हम अभी मिडाइवल हिस्ट्री कर रहे थे, तो इसी मिडाइवल हिस्ट्री के लेसन को मीन्स इसी मिडाइवल हिस्ट्री के कोर्स को हम आगे बढ़ाते हैं। तो आज का आपको टॉपिक भी दिख ही रहा होगा। फर्स्ट हम करेंगे पल्लवा डायनेस्टीज, ये रहा पल्लवास डायनेस्टीज, और इसके बाद हम करेंगे चोलास डायनेस्टी, है ना। तो स्टार्ट करते हैं। अब एक मैं करेक्शन आपको यहाँ बताऊंगा। देखिए, पल्लवा डायनेस्टी का जो रीच है वो आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु को मिला के और थोड़ा सा कर्नाटक को मिला के, तो यहाँ पे जो मैप दिखाया गया है ये सिर्फ ये ब्लू ही एरिया नहीं है। मैंने जितना ये जो पिंक एरिया बनाया है ना, ये पूरा पल्लवा डायनेस्टी होता था, ठीक है। तो आप इतना बड़ा मानोगे पल्लवा डायनेस्टी को, तो इस मैप पे मत जाना आप, जो मैंने पिंक एरिया जितना किया है उतना को मानना, ठीक है। मैं इसको बढ़िया से रंग देता हूँ एक बार फिर से, रुकिए। ये जितना भी मैंने दिखा रहा हूँ ना रंगा हुआ, ये थोड़ा सा पूरा आंध्र प्रदेश का, थोड़ा थोड़ा सा कर्नाटक का और थोड़ा सा तमिलनाडु का, तो इतना बड़ा था पल्लवा डायनेस्टी, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। एक मिनट, मैं इसको इरेज कर देता हूँ और मैं इसको फिर से कलर करके आपको बता देता हूँ। एक मिनट। हाँ, कि कितनी बड़ी थी पल्लवा डायनेस्टी। देखिए, यहाँ से आई थी तमिलनाडु, कर्नाटक और थोड़ा सा आंध्र प्रदेश, ठीक है। तो इतना था रीच पल्लवा, तो आप इतना समझना। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं अपना डिस्कशन। एक मिनट। सो लेट्स स्टार्ट द पल्लव। मैं एक एक करके रीडिंग पढ़ूंगा और उसके बाद फिर मैं आपको उसका मीनिंग्स एक्सप्लेन करूंगा। तो सबसे पहले द पल्लवास। पल्लव स्टैंड्स फॉर क्रीपर्स। क्रीपर्स मतलब लता इन संस्कृत। लता मतलब जो पेड़ की लता आप देखते हो ना, उसी को बोल रहे हैं यहाँ पे लता, ठीक है। तो ये ऐसे लिटरल मीनिंग है। दे वेर द रूलर्स ऑफ साउथ इंडिया, जो कि आज मॉडर्न तमिलनाडु कहलाता है। जैसे मैंने बताया कि तमिलनाडु में भी उनका रीच था, तो आज जो तमिलनाडु का जो एक्सटेंट है वहीं उसी के आसपास में पल्लवा रूल किया करते थे। और इनके फाउंडर का जो नाम था, द फाउंडर ऑफ द डायनेस्टी वॉज सिंह विष्णु, ठीक है। नाम याद रखना, सिंह विष्णु ने पल्लव डायनेस्टी को फॉर्म की थी। और पल्लव डायनेस्टी का जो कैपिटल था वो कांचीपुरम था, जो उस टाइम में कांची कहलाता था, ठीक है। तो आप अगर साउथ इंडिया जाओगे तो साउथ इंडिया में बहुत फेमस साड़ी है जिसका नाम है कांचीपुरम साड़ी, तो इसी जगह से उसका नाम लिया गया है। अब इसके दो महान रूलर हुआ करते थे पल्लव डायनेस्टी के। एक का नाम था महेंद्र वर्मन और दूसरे का नाम था नरसिम्हा वर्मन। इसके अलावा भी बहुत सारे रूलर थे, जैसे राज सिंह वर्मन वगैरह भी थे, लेकिन दो मेन रूलर के बारे में आपको पढ़ना है 7th क्लास में, जिसका नाम था महेंद्र वर्मन और नरसिम्हा वर्मन, जो कि 7th सेंचुरी। 7th सेंचुरी का मतलब क्या हुआ, 600 एडी से लेके 700 एडी तक, ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं। पल्लवास हैड कंट्रीब्यूटेड इन फील्ड ऑफ टेम्परल आर्किटेक्चर। बहुत, आप अगर जाओगे अभी हाल फिलहाल में, अगर मोदी जी का अगर आप देखे होगे कि चाइना के राष्ट्रपति शी जिनपिंग आए थे, तो उनको वो ले गए थे ममल्लापुरम में। ममल्लापुरम की जो जितनी भी आर्किटेक्चर है वो किसने बनवाई थी, पल्लवास नहीं बनाई थी। तो पल्लवा ने टेम्पल को बनाने में भी काफी बड़ा योगदान दिया था। और इनके टेम्पल जो, जैसा मैंने बताया, ममल्लापुरम, जिसको हम आज के युग में महाबलीपुरम भी बोलते हैं, महाबलीपुरम में ही अपने सारे टेम्पल को बनाया था। और ये महाबलीपुरम कहाँ पे है, चेन्नई के पास है। चेन्नई क्या है, चेन्नई तमिलनाडु की राजधानी है। फेमस 8 रथा टेम्पल्स। और इसी ममल्लापुरम कैंपस में नरसिम्हा वर्मन, जो कि मैंने बताया एक महान रूलर थे पल्लवा डायनेस्टी के, उन्होंने एक फेमस रथ, 8 फेमस रथ टेम्पल बनाई थी। इस रथ टेम्पल में अगर आप जाओगे तो एक महाभारत का थोड़ा सा बैकग्राउंड लिया गया है। उसमें युधिष्ठिर का अलग टेम्पल है, द्रौपदी का अलग टेम्पल है, अर्जुन का अलग टेम्पल है, फिर और भी जो भाई थे, नकुल का अलग टेम्पल है, भीम का अलग टेम्पल है, सहदेव का अलग टेम्पल है। तो ऐसे ऐसे अलग अलग टेम्पल थे और टोटल 8 टेम्पल थे। उसमें सबसे बड़ा टेम्पल जो था युधिष्ठिर का था, क्योंकि उस पांचों पांडव भाई में सबसे ऊपर जो सबसे बड़े भाई थे वो युधिष्ठिर ही थे, ठीक है। अब और जो टेम्पल है वहां पे, उसका नाम था गणेशा टेम्पल, पादीरी रथ टेम्पल, ठीक है। फिर पदीरी रथ टेम्पल, वेलायन कुट्टी रथ टेम्पल। ये जो नाम है थोड़े डिफिकल्ट है क्योंकि साउथ इंडियन नाम से है ना। तो द्रौपदी रथ टेम्पल, जैसे मैंने बताया, भीम रथ टेम्पल, अर्जुन रथ टेम्पल, नकुल सहदेव टेम्पल, तो ऐसा ऐसा था। लेकिन आप ये देखोगे कि जो ये पल्लवा एम्पायर था वो लगभग 8th सेंचुरी, मतलब 8वीं शताब्दी के तक आते आते ये पल्लवा जो डायनेस्टी है वो पूरी तरीके से डिक्लाइन करने लगी थी, ठीक है। तो यहाँ तक आपको मेरे ख्याल से पल्लवा डायनेस्टी तो पूरी तरीके से समझ में आ गई होगी। अब हम चलते हैं आगे के लेसन में। तो आप ये देख रहे होगे, ये टेम्पल आप देख रहे होगे, ये टेम्पल जो है ये पल्लवा नहीं बनाई थी और ये महाबलीपुरम टेम्पल कहलाता है। बहुत ही फेमस टेम्पल है ये,
ठीक है, तो इसको इरेज करते हैं और हम आगे की ओर प्रस्थान करते हैं। वेट अ मिनट। सो अब जो हम पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे चोलास, ठीक है। तो पल्लवा हमारा बहुत ही छोटा सा लेसन था पल्लवास के बारे में, हमने काफी पढ़ लिया पल्लवास। अब हम पढ़ेंगे चोलास, ठीक है। तो अब हम आपको मैं बताऊंगा कि भारत में जो सबसे पहला नेवी जिसने डेवलप किया था ना, नेवी का मतलब है कि जल सेना, तो वो थे चोलास। चोला का आप थोड़ा एम्पायर का आप इन्फ्लुएंस देखो, टेरिटरी देखो, वो कहाँ से कहाँ तक फैले हुए थे। देखिए एक तो वो यहाँ से यहाँ तक तो फैले ही हुए थे। देखिए आप श्रीलंका वगैरह इन्होंने जीत लिया था, सोचो श्रीलंका की रानियां वानियां उठा के ले गए थे। तो आप इतना इन्फ्लुएंस था इनका। और श्रीलंका ही नहीं, आप ये देखो यहाँ तक उड़ीसा तक ये चले गए थे। और यहाँ के एक राजा थे जिन्होंने यहाँ पे एक रिवर बहती थी जिसको वहाँ की गंगा बोलते थे, और वहाँ पे उन्होंने फतह हासिल कर ली थी। और इसलिए वो उस जगह का नाम हो गया था गंगई कोंडा चोलापुरम, ठीक है। मतलब जब वो वापस आए थे यहाँ पे तो उस जगह का नाम उन्होंने रखवाया था गंगई कोंडा चोलापुरम। इसको तमिलनाडु में बोलते हैं कि गंगा तक जिसने फतेह हासिल कर ली और गंगा तक के राजा को जिसने हरा दिया उसको बोलते थे गंगई कोंडा चोलापुरम। ये तमिल वर्ड है ना। तो आप ये देखो इन्फ्लुएंस यहाँ तक था। उसके अलावा जो इन्फ्लुएंस था वो साउथ ईस्ट एशिया में भी था। यहाँ देखिए इंडोनेशिया, अंडमान एंड निकोबार, मलेशिया, थाईलैंड, यहाँ तक उन्होंने अपना वर्चस्व बना कर रखा था चोला ने। तो सोचो कितनी बड़ी एम्पायर थी चोला एम्पायर, ठीक है। तो ये बस मैंने आपको मैप ये दिखाया है बताने के लिए कि कितनी बड़ी एम्पायर थी चोला एम्पायर, और इसके जो राजा थे उनका इन्फ्लुएंस कहां से कहां तक था, ठीक है। तो अब हम आगे चलते हैं। ये कुछ इंपॉर्टेंट शहर है जिनको आपको याद रखना है। जैसे देखो ये मैं कांचीपुरम पिछले में बताया था आपको। थंजावुर जो है वो, कांचीपुरम क्या थी, कांचीपुरम पल्लवा डायनेस्टी की कैपिटल थी। लेकिन अब पल्लवास के बाद चोला रूल करने लगे थे, क्योंकि पल्लवा तो मैंने बताया 8th सेंचुरी तक वो डिक्लाइन कर गई थी। अब और जो सिटीज हैं जो कि चोला एम्पायर के अंदर में आती थी, सिटीज इन द सेंस डेवलपमेंटल टाउन्स, तो वो थंजावुर, कंगई कोंडा चोलापुरम, नागपट्टनम, तो ये सब इंपॉर्टेंट शहर थे जो कि उस टाइम चोला डायनेस्टी के समय डेवलप किए थे, ठीक है। तो अब हम आगे चलते हैं। तो अब पढ़ते हैं। तो चोलास बेसिकली थे कौन? दे वर द फ्यूडिशरीज ऑफ पल्लवास एंड आल्सो नोन फॉर कंट्रीब्यूशन इन फील्ड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एंड आर्किटेक्चर। अब देखो पल्लव डायनेस्टी जब रूल करते थे तो वो अपने जो भी उनके अंदर में लैंड आती थी उसको रखवाली करने के लिए कुछ फ्यूडिशरी को अपॉइंट करते थे। वही फ्यूडिशरी बाद में ताकतवर हो जाते हैं और फिर पल्लवा की जगह वही राजा बन जाते हैं, और उनको वही फ्यूडिशरीज वो चोला एम्पायर का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। तो जैसे पल्लवा का कैपिटल कौन था, आप याद करो कौन सा कैपिटल था। मैंने पिछले लेक्चर में बताया था आपको, पिछले लेक्चर इन द सेंस कुछ देर पहले ही बताया था मैंने आपको। ये देखो पल्लवा का कैपिटल क्या था, कांचीपुरम। उसी तरह जो चोला एम्पायर थी उसका कैपिटल था तंजौर। सेकेंड लाइन देखो आप, तंजावुर, जिसको उस टाइम तंजावुर, अब तंजावुर बोलते हैं, उस टाइम तंजौर बोलते थे। तो तंजौर जो था वो चोला किंगडम का कैपिटल था। और जैसे उसके दो मेन रूलर कौन थे, एक महेंद्र वर्मन और एक नरसिम्ह वर्मन। उसी तरह चोला के जो दो महान राजा थे, एक थे राज चोला और दूसरे थे राजेंद्र चोला। राजेंद्र चोला राज चोला के ही बेटे हुआ करते थे, ठीक है। तो राजेंद्र चोला का जो एम्पायर था वो टाइम पीरियड था वो 985 एडी से 1040 एडी के बीच में था, और राजेंद्र चोला का जो एम्पायर था 1014 एडी से 953, ये जस्ट उल्टा लिखा हुआ है, 953 एडी से 1014 एडी तक था, ठीक है। तो ऐसा था कुछ, ठीक है। इस टाइमलाइन में मेरे को डाउट है, ये आप बुक में चेक कर लेना, शायद प्रिंटिंग मिस्टेक है। चलिए आगे चलते हैं। किंग राजवन अटैक्ड एंड अनेक्स्ड नॉर्दर्न पार्ट ऑफ श्रीलंका एंड मालदीव्स। अब देखिए राजवन जो थे उन्होंने श्रीलंका और मालदीव पे अटैक भी किया, और श्रीलंका और मालदीव को अपने किंगडम में भी एम्प्लॉय करते। देखिए मैं पिछले वाले मैप में जाता हूँ। देखिए राजवन ने श्रीलंका पे भी अटैक किया था, और यहाँ पे एक छोटा सा देश है मालदीव्स, ठीक है। तो मालदीव्स पे भी उन्होंने अटैक करके मालदीव्स तक जीत ली थी, ठीक है। एक मिनट मैं इसे अरेंज कर देता हूँ थोड़ा सा ताकि आपको फायदा हो, समझ में आसानी से, ठीक है। तो आगे चलते हैं। तो ये वाला पॉइंट क्लियर है। उन्होंने श्रीलंका और मालदीव्स दोनों को अनेक्स कर लिया था अपने एम्पायर में और जीत ली थी श्रीलंका और मालदीव्स भी। फिर उन्होंने एक बहुत ही फेमस टेम्पल तंजौर में बनाई थी जिसको कहते हैं बृहदेश्वर टेम्पल, जो कि विच इज फर्स्ट ग्रेनाइट टेम्पल। ग्रेनाइट की बनी हुई पहली टेम्पल थी भारत में, और ये भगवान शिव को डोनेटेड थी, ठीक है। तो
अभी भी बहुत वहाँ पे भीड़ लग रही है, क्योंकि आपको पता ही है श्रावण का मास चल रहा है, श्रावण मास शिव जी के लिए डेडिकेटेड होती है। तो ये बृहदेश्वर टेम्पल किसने बनाया था? किंग राजराजन ने, ठीक है। सो नेक्स्ट पॉइंट, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट, विच इज ही ऑल्सो इंस्टॉल्ड ओन स्टैच्यू अलॉन्ग विद हिज वाइफ स्टैच्यू। वो जो है उन्होंने अपना भी स्टैच्यू और अपनी वाइफ का स्टैच्यू वहां पे लगाया था, which was a unique tradition started by Cholas and carried on by later empires। देखिए, इसके पहले ऐसा कोई भी राजा नहीं होते थे जो अपना स्टैच्यू और अपनी वाइफ का स्टैच्यू जो है मंदिर मंदिर के आगे वागे लगाएं। लेकिन चोला ने, मतलब राजा चोला ने ये एक ट्रेडिशन, एक नई प्रथा चालू कर दी थी, और इसके बाद यही प्रथा आगे आने वाले सारे एम्पायर ने फॉलो की। जितने भी राजा आते थे वो अपना फिर स्टैच्यू और अपनी वाइफ का स्टैच्यू अगर मन करे तो लगा लेते थे टेम्पल के बाहर, ठीक है। उसके बाद हिज सन राजेंद्र चोला, उनके बेटे राजेंद्र चोला, जिनका कि टाइम पीरियड 1014, देखिए यहाँ पे क्लियर हो गया। यहाँ जो टाइमलाइन मैं बता रहा था कि मैं कंफ्यूज हूँ, देखिए ये टाइमलाइन सही है 1000, क्योंकि 1014 एडी में राज चोला गद्दी छोड़ देते हैं, और उसके बाद 1014 से 1044 तक राजेंद्र चोला संभालते हैं, और वो सबसे महान रूलर, वो अपने पिता से भी आगे निकल जाते हैं, और उन्होंने श्रीलंका को तो एनेक्स किया ही, साथ लक्षद्वीप वगैरह, और अपना जो है वो उन्होंने अटैक, देखिए यहाँ पे भी लिखा हुआ है, ही ऑल्सो अटैक वो जावा सुमात्रा। जावा सुमात्रा कहाँ है? इंडोनेशिया। मैं आपको एक बार मैप दिखा देता हूँ, देखिए ये है सुमात्रा और ये है जावा, ये जो है इंडोनेशिया वाला, इसको तक अटैक कर दिया था उन्होंने। हालांकि ये जीत नहीं पाए थे, लेकिन इनका वर्चस्व यहां तक आ गया था, ठीक है। तो उन्होंने जावा और सुमात्रा को भी अटैक करके अनेक्स तो नहीं कर पाए थे, मतलब अपने राज्य में मिला तो नहीं पाए थे, लेकिन वहां तक अपना वर्चस्व स्थापित कर दिया था, ताकि जो इंडियन ट्रेडर्स हैं, जो भारत से जो व्यापार करते हैं, उनको कोई दिक्कत ना आए, ठीक है। अब आगे पढ़ते हैं। जैसा मैंने बताया कि पहला नेवी तो साथ ही था ही उनके पास, और सबसे मजबूत, मतलब सबसे ताकतवर नेवी भी उनके पास थी। नेवी मतलब कि जो कि जल सेना, जल में जो रक्षा करती है, हमारे कोस्ट गार्ड्स वगैरह या नेवी वगैरह, जो कि आज हम नेवी जिसको बोलते हैं, इंडियन नेवी और इंडियन कोस्ट गार्ड, तो वो उस टाइम के सबसे बेहतरीन नेवी चोला के पास थी, जो कि अर्ली मिडाइवल टाइम्स में वैसी नेवी शायद ही किसी के पास थी, ठीक है। तो सम हिस्टोरियंस कॉल्ड, अब कुछ हिस्टोरियंस उस समय के कुछ हिस्टोरियन, जो बे ऑफ बंगाल आप देख रहे हो यहाँ पे ज्योग्राफी में आप पढ़ोगे, देखिए ये जो है इसको बोलते हैं बे ऑफ बंगाल, और इसको क्या बोलते हैं? अरबियन सी, और इसको क्या बोलते हैं? इंडियन ओशन, ठीक है। तो ये जो बे ऑफ बंगाल है, इसको उस टाइम के हिस्टोरियंस थे वो बोलते थे चोला लेक। क्यों? क्योंकि चोला का यहाँ पे बहुत ही ज्यादा वर्चस्व था, तो पूरा उन्होंने एक ओशन को लेक बना दिया था, और उन्होंने पूरा ओशन को वो लोग लेक बोलते थे, ठीक है। तो चोलाज लेक बोलते थे। और राजा वन जो थे वो पहले किंग थे जो कि डीप साउथ इंडिया में तो थे ही, और साथ में साथ उन्होंने नॉर्थ इंडिया तक को अटैक कर दिया था, बंगाल और गंगा तक। और इसीलिए चूंकि उन्होंने गंगा तक जीत ली थी, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था, और इसीलिए उनको कहा जाता था, ही अडॉप्टेड द टाइटल ऑफ गंगई कोंडचोला। गंगई कोंडचोला का मतलब होता है तमिल में जिन्होंने गंगा तक जीत ली, ठीक है। ही बिल्ट अ न्यू सिटी कॉल्ड गंगई कोंडचोलापुरम। इसी के अवसर पर उन्होंने तमिलनाडु में एक नया सिटी बनाया, जो कि मैंने पिछले मैप में आपको दिखाया था, जिसको बोलते थे गंगई कोंडचोलापुरम। और इन्होंने एक फेमस टेम्पल जो कि बृहदेश्वर टेम्पल है, वो भी बनाया था गंगई कोंडचोलापुरम में, ठीक है। यहाँ पे एक करेक्शन है, देखिए बृहदेश्वर टेम्पल जो है, बृहदेश्वर टेम्पल बनाए थे उनके पिताजी राजराजवन, लेकिन इन्होंने ये जो टेम्पल बनाए थे राजेंद्र, उनका नाम था गंगई कोंडचोलापुरम टेम्पल। यहाँ पे थोड़ा सा करेक्शन है, आप करेक्शन कर लेना। इन्होंने बृहदेश्वर टेम्पल नहीं बनाई थी, ये गलत लिखा हुआ है यहाँ पर, इन्होंने गंगई कोंडचोलापुरम टेम्पल बनाई थी, ठीक है। तो इनके पिताजी ने बृहदेश्वर टेम्पल बनाई थी, और राजेंद्र वन जो कि राजराजवन के बेटे थे, इन्होंने गंगई कोंडचोलापुरम टेम्पल बनाई थी। तो गंगई कोंडचोलापुरम एक सिटी भी थी और टेम्पल भी थी, जिसको किसने बनाया था? जिसको बनाया था राजेंद्र वन ने, ठीक है। और इन्होंने बिल्ट अ लेक, गंगा चोला लेक इन द सिटी। अब इन्होंने उसी सिटी में एक गंगा चोला लेक का भी निर्माण किया था। स्कल्पचर्स इन टेम्पल वेर ऑफ टू टाइप्स। किसी भी मंदिर में जो थे वो दो तरह के स्कल्पचर मिलते थे, एक जो थे वो टेम्पल स्कल्पचर थे, और एक वैसे स्कल्पचर थे जो कि अपने आप खड़े होते थे। अब जैसे मान लीजिए कि ये एक टेम्पल है, ठीक है, मान लीजिए टेम्पल है, तो टेम्पल के दीवार पे बहुत सारे स्कल्पचर मिलते थे, तो ये एक तरह के स्कल्पचर थे। और दूसरा क्या होता था? दूसरा कुछ स्कल्पचर जो है स्टैंड अलोन, अकेले रहते थे, ठीक है, बिना किसी मतलब वो ना किसी मंदिर पे बने मिलते थे, वो अलग से ही एक मूर्ति टाइप की अलग स्कल्पचर बनती थी। तो एक तो वो स्कल्पचर थे जो कि मंदिर पे बना करते थे, और दूसरे स्कल्पचर वो थे जो कि स्टैंड अलोन थे, ठीक है। तो अब आगे चलते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आप हमेशा याद रखना।
ब्रॉन्ज नटराज जो है, आप देखते हो नटराज का जो आप आज मूर्ति देखते होगे, नटराज अगर आप पेंसिल खरीदते हो या नटराज का कोई भी चीज खरीदते होगे तो उस पर एक नटराज की मूर्ति बनी रहती है, ठीक है। तो वो नटराज जो है इन द फॉर्म ऑफ डांसिंग शिवा विद 4 हैंड्स, वो इसी समय चोला के टाइम पे ही डेवलप हुई थी, ठीक है। तो अगर आप नटराज का पिक्चर देखोगे तो इसी टाइम में वो डेवलप हुई थी, ठीक है। तो अब मैं ये ऑलमोस्ट खत्म पे लेक्चर, मैं आपको बस दिखा देता हूँ। ये बृहदेश्वर टेम्पल है, जिसको किसने बनाया था? राजराज चोला ने बनाया था। देखिए कितनी बेहतरीन नकाशी और बेहतरीन टेम्पल बनाया था उन्होंने। द्रविड़ा आर्किटेक्चर, मतलब साउथ इंडिया में शायद ही ऐसी कोई टेम्पल बनी होगी, ठीक है। ये लॉर्ड, यहाँ पे आप जाओगे तो लॉर्ड शिवा को ये डेडिकेटेड है। और कहाँ पे है ये? तंजौर में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। और ये जो मैं पहली बात कर रहा था, देखो ये तो बनाए थे उनके पिताजी राजराजवन ने, ये उनके बेटे गंगई कोंडाचोलमपुरम जो कि राजेंद्र वन ने बनाई थी, ठीक है। और देखो अब मैं दिखाता हूँ आपको दो तरह का स्कल्पचर। एक स्कल्पचर तो आप देख रहे होगे, देखिए मंदिर पे आप स्कल्पचर देख रहे हो, ठीक है। और दूसरा स्टैंड अलोन, जो कि मैंने बोला था जो मंदिर पे नहीं रहता। देखिए ये जो बैल है, ठीक है, ये स्टैंड अलोन स्कल्पचर है। ये बैल क्यों होता है आपको पता ही है कि शिव जी अंदर हैं, तो कोई भी शिवलिंग के अंदर में एक बैल उनके सामने होता है, जिसको बसा बैल बोलते हैं, जो कि उनकी सवारी है शिव जी की। तो ये तो एक ये हो गया आपका टेम्पल स्कल्पचर। और जो बाहर अलग से अपने आप खड़ी है उसको बोलते थे स्टैंड अलोन स्कल्पचर, ठीक है। तो अब हम पढ़ते हैं एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ चोलास, ठीक है। तो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ चोलास, ये लास्ट हमारा टॉपिक है। तो उनका बहुत ही यूनिक विलेज एडमिनिस्ट्रेशन होता था। वो ऑटोनॉमस होता था नेचर में, जिसका कि बाहर के जो भी राजा थे वो इसमें इंटरफेयर नहीं करते थे। यहाँ के राजा अपना राज्य खुद चलाते थे। और इन द मैटर्स ऑफ लोकल एडमिनिस्ट्रेशन रिप्रेजेंटेटिव्स वर इलेक्टेड बाय द पीपल। पीपल के द्वारा ही जो कि लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के जो नेतृत्व करते थे, लोकल टाइप के आप नेता मान सकते हो, लोकल टाइप के अधिकारी मान सकते हो, उसको पीपल ही चुना करते थे, ठीक है। तो और ये असेंबली 3 तरह की होती थी। पहला जो होता था उसको बोलते थे उर। उर का मतलब क्या हुआ? असेंबली ऑफ विलेजेस। दूसरा जो असेंबली होती थी उसको बोलते थे सभा। सभा क्या होता था? असेंबली ऑफ ब्राह्मण्स। और तीसरा क्या होता था? नगरम। नगरम क्या होता था? असेंबली ऑफ ट्रेडर्स, ठीक है। तो 3 तरह के असेंबली होते थे। उर का मतलब है विलेज, असेंबली ऑफ विलेजेस। सभा मतलब असेंबली ऑफ ब्राह्मण्स। और नगरम मतलब असेंबलीज ऑफ ट्रेडर्स। ट्रेडर्स मतलब कि जो भी व्यापारी थे उनका एक अपना असेंबली होता था, ठीक है। अब ये पढ़ो, उथा रे मिरुर जो है, ये थोड़ी सी साउथ इंडियन लैंग्वेज है इसलिए मेरे को भी बोलने में दिक्कत हो रही है। उथिरा मेरुर इंस्क्रिप्शन जो है वो ड्यूरिंग द रेन ऑफ प्रांतका 903 से 953 वो जो है वो चोला एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में हमें बताती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू द इंस्क्रिप्शन देयर वर एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ 30 मेंबर्स। 30 मेंबर की एग्जीक्यूटिव काउंसिल होती थी इंस्क्रिप्शन के अनुसार, जो कि हमें हिस्ट्री में मिलती है, आर्कियोलॉजिस्ट बताते हैं। फर्दर डिवाइडेड इनटू 3 कमिटीज। ये जो है 3 कमिटीज में फर्दर डिवाइडेड होती थी। पहला गार्डन, जो कि गार्डन वो होता था जो कि प्लांटेशन को देखभाली करने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। दूसरा गोल्डन, जो कि होता था, जो कि गोल्ड का प्राइस फिक्स किया करता था। और तीसरा टैंक कमेटी, जो कि वाटर मैनेजमेंट देखता था विलेज, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अ रिप्रेजेंटेटिव फॉर ईच ऑफ द 30 वार्ड्स वाज इलेक्टेड थ्रू कुडावोलाई सिस्टम। अब एक रिप्रेजेंटेटिव जो है वो 30 वार्ड का एक रिप्रेजेंटेटिव होता था। छोटे छोटे वार्ड होते थे जो कि एक एरिया को रिप्रेजेंट करते थे। उनका उस 30 वार्ड का एक रिप्रेजेंटेटिव उस 30 वार्ड को रिप्रेजेंट करने वाला एक व्यक्ति होता था, जिसको कि कुडावोलाई सिस्टम से इलेक्ट किया जाता था। नेम्स ऑफ दिस कॉन्टेस्टेंट्स फ्रॉम whom one could be chosen were written on palm leaf tickets। अब जैसे आज के युग में आप क्या करते हो, आप अगर वोट देने जाओगे तो आज तो आप ईवीएम पे वोट देते हो, डायरेक्ट जाके बटन दाबते हो। उसके पहले क्या था? बैलेट सिस्टम होता, जिसमें हम बहुत सारे लोगों के नाम लिखे रहते थे और हम टिक मारते थे कि हमें इसका चुनाव करना है। लेकिन उस टाइम क्या होता था? उस टाइम पाम लीफ मतलब कि पत्तों, पेड़ के पत्तों पे, पाम पेड़ के पत्तों पे बनी रहती थी और उसी से हम चुनते थे और उसी को हम एक बॉक्स में डालते थे और फिर लास्ट में वही जो है वो उसमें रखी जाती थी। देखिए आगे क्या लिखा हुआ है, दीज पाम लीव्स वेर पुट इन। अब हर कैंडिडेट का नाम जो है एक पत्तों पे लिख दिया जाता था और उसको एक बॉक्स में रख दिया जाता, ठीक है। और उसके बाद अ चाइल्ड वुड पिक अप अ स्लिप एंड मेंबर ऑफ चूजन। अब देखिए लकी ड्रॉ निकाली जाती थी। सब जो बनना चाहते हैं रिप्रेजेंटेटिव, वो अपने नाम, जैसे आप कैसे मॉनिटर, मान लो कि वहां पे मॉनिटर चुनना है, तो क्या होते थे, जो मॉनिटर पहले पूछा जाता था कौन कौन मॉनिटर बनना चाहता है, तो जो अपना नाम दे देते थे। अब वो उन सभी नामों को एक बॉक्स में रख देते थे और एक बच्चों को बोला जाता था, एक बच्चे को बोला जाता था कोई भी एक नाम निकाल लो, और जो भी वो नाम निकाल लेता था वही मॉनिटर बन जाता। तो अगर मॉनिटर को हम यहाँ पे रिप्रेजेंट करें रिप्रेजेंटेटिव से, तो वैसे ही रिप्रेजेंटेटिव का वहां पे चुनाव होता था, ठीक है।
सभा मेंबर्स हैड टू satisfy certain qualification conditions। अब सभा का मेंबर बनने के लिए आपको कुछ ना कुछ क्वालिफिकेशन होना चाहिए था। पहला क्या क्वालिफिकेशन था कि आपका एज जो है वो 35 से 70 साल के बीच में होना चाहिए। दूसरा, आपको वेदों की जानकारी होनी चाहिए, वेदों का आपको नॉलेज होना चाहिए। और तीसरा, ही शुड बी अ लैंड ओनर। ऐसा नहीं कि उसके पास जमीन नहीं होनी चाहिए, उसके पास जमीन भी होनी चाहिए और कम से कम 1.5 एकड़ जमीन होनी चाहिए, ठीक है। और चौथा कंडीशन क्या होता था, नॉट इन्वॉल्व इन एनी सीन और क्राइम, मतलब किसी भी तरीके के पाप और किसी भी तरीके के अपराध में उनका हाथ नहीं होना चाहिए। मतलब वो चोर नहीं होने चाहिए थे, वो शराबी नहीं होने चाहिए थे, और वो नहीं होने चाहिए थे जिन्होंने ब्राह्मण को का कत्ल कर दिया या विमेन को मार दिया या गाय को मार दिया। तो ऐसे ऐसे कंडीशन रखे गए थे कि ये लोग जो है वही लोग बनेंगे जो वो ये लोग ये कंडीशन फुलफिल करते थे, ठीक है। अब आगे बढ़ते थे, चलते हैं। After demitting his office term of 1 year, he could not contest for the next 3 years। अब देखिए कितना अच्छा कंडीशन रखा गया था कि अगर वो ऑफिस का टर्म छोड़ देते हैं तो वो 3 साल तक फिर से चुनाव नहीं लड़ सकते थे। मान लीजिए कि आप किसी ऑफिस में जाते हो, ठीक है, और आप किसी से पैसा ले लेते हो कि मैं आपका ये काम करवाऊंगा, ये काम करवाऊंगा। तो क्या होता है कि उस अगर मान लो कि आप सरकार की बहुत तारीफ कर रहे हो तो सरकार आपको प्रमोट कर देती है। आप जैसे ही आपका एक पोस्ट खाली होगा आपको दूसरे के लिए प्रमोट कर देती है। लेकिन वहां पे एक कंडीशन रखा गया था कि 3 साल तक तो आपको प्रमोशन ही नहीं मिलेगा अगर आप ऑफिस छोड़ देते हो। तो इससे करप्शन रुकता था, इससे क्या होता है, भ्रष्टाचार रुकता था, ठीक है। तो सोचो उस टाइम में भी भ्रष्टाचार रोकने के लिए इतना जबरदस्त सिस्टम। तो आप इससे चोला सिस्टम का एडमिनिस्ट्रेशन देख सकते हो कि कितनी महान एम्पायर होती थी चोला सिस्टम, ठीक है। अब लास्ट पॉइंट जो है इस लेसन का वो हम पढ़ते हैं। मेंबर्स ऑफ द सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन वेर प्रेजेंट बट डिड नॉट इंटरफेयर इन द इलेक्शन। देखिए सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन का रोल जो है वो सिर्फ और सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन मतलब कि राज्य चलाने में था, इलेक्शन में उनका कोई रोल नहीं था। इसके कारण क्या होता था, इलेक्शन बहुत ही फ्री और फेयर होता था और इलेक्शन में किसी भी तरीके की धोखेबाजी और घपलेबाजी नहीं हुआ करती थी। तो आप इस एडमिनिस्ट्रेशन वाले चैप्टर से आप सोच सकते हो कि चोला ने कितने सुसज्जित तरीके से अपना पूरा चोला एम्पायर डेवलप किया था। तो यहाँ पे हमारा खत्म होता है ये लेसन, जिसमें हमने एक बार रिवाइज कर लेते हैं हमने क्या पढ़ा। हमने सबसे पहले पढ़ा पल्लवास के बारे में, पल्लवा का पूरा एक्सटेंट पढ़ा, पल्लवा कैसे रहते थे और उन्होंने कौन कौन से फेमस टेम्पल बनाए, उनके 2 फेमस राजा के बारे में पढ़ा, महेंद्र वर्मन और नरसिम्हा वर्मन। उसके बाद हमने चोला के बारे में पढ़ा, चोला का एक्सटेंट पढ़ा, उनके 2 राजा के बारे में पढ़ा, राजा वन और उनके बेटे राजेंद्र वन, उनके द्वारा टेम्पल जो डेवलप करवाए गए हैं, बृहदेश्वर टेम्पल और कौन से टेम्पल है, गंगईकोंडा चोलमपुरा टेम्पल, वो उनके बारे में पढ़ा। और लास्टली हमने पढ़ा एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ चोलास। तो यहाँ पे हमारा लेसन खत्म होता है चोलास एंड पल्लवास। तो तब तक के लिए बाय और मिलेंगे अगले लेसन में। ओके, देन बाय।